जय हिंद टू यू ऑल। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में NIACL AO का जो मेंस होने वाला है 4 दिसंबर को, उसमें जो आपका जीए का सेक्शन होगा उसमें इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम आज हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस को देखने वाले हैं। हर साल NIACL AO में हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो NIACL AO 2021 के मेंस के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। तो गाइज बढ़ते हमारे वीडियो के आगे की तरफ। तो गाइज देखिए यहाँ पे NIACL AO 2021 जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न क्या होगा। हम लोगों का मेन फोकस होगा जीए, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जीए से रिलेटेड बातें बताऊंगा। तो यहाँ पे रीजनिंग आपने देखना है 50 का, इंग्लिश है आपका 50, जीए आपका 50। अब ये जो जीए है इसमें ही आपको इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए, फाइनेंशियल जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए आपको। और बेसिकली यहाँ पे मेन फोकस तो इंश्योरेंस पे करें, क्योंकि ये जो NIACL है ये पर्टिकुलरली सब्सिडरी है जनरल इंश्योरेंस की। तो हमने यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे तो हमने GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, इन दोनों के बीच के फर्क को भी समझना है। हमारे आगे फर्दर वीडियोस में मैं आपको वो सब समझाऊंगा। तो गाइस ये जो जीए हमारा 50, इसमें आप मान लीजिए 20 से 30% आपको इंश्योरेंस सेक्टर की जो नॉलेज है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इंश्योरेंस के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हमने इन्हीं को डिस्कस करना है। गाइज हमारे NIACL AO के कोर्सेज से जुड़े आप, पर्टिकुलरली 60% का ऑफ दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, जल्दी से अवेल करें। आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, डेली की लाइव क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको 400 से ज्यादा आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स 125 से ज्यादा आपको स्टडी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे 10,000 से ज्यादा, साथ ही साथ 20 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। अब ये फुल लेंथ के मॉक टेस्ट क्या होते हैं, जो आपका पेपर पैटर्न होता है उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम को सेट करते हैं। वो होते हैं आपके 20 फुल लेंथ के जो होते हैं मॉक टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपके हर एक सेक्शन को यहाँ पे बारीकी से देखा जाता है, वहां पे आप अपने आप को खुद भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। साथ में डिफिकल्टी बेस, आपको जिसमें भी डिफिकल्टी होती है या फिर पर्टिकुलर आपको लगता है कि ये डिफरेंट है मेरे लिए, तो आप उसी सेक्शन को भी आप एक तरीके से उसका एग्जामिनेशन दे सकते हो। मॉक इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो हमारे द्वारा आपको मॉक इंटरव्यू की गाइडेंस भी दी जाएगी। तो कूपन कोड यूज करें NIACL 60। तो ये जो है आपका NIACL AO 60 ये आपने यूज करना है ताकि आपको 60% का ऑफ मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि हमारा पूर्णतः होने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। भारत में जो बीमा सेक्टर है, बीमा क्षेत्र है, इसका एक तरीके से इतिहास क्या है, क्या इतिहास रहेगा इसका। तो यहां पर सबसे पहले जो इसका इतिहास है वो ये कहता है, जो हमारे यहाँ पे मनु ने लिखी है मनुस्मृति। अब ये जो मनुस्मृति है ये एक पहली ऐसी किताब है जिसमें सोशल ऑर्डर, जिसमें समाज के नियमों के बारे में लिखा गया था, द लॉ ऑफ सोसाइटी। समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से समाज को बांटा गया है, कौन कौन से वर्ग हैं। तो मनुस्मृति सबसे पहले लॉ बुक भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये होगी आपकी मनुस्मृति। तो ये जो मनुस्मृति है इसमें भी जिक्र मिलता है, और कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य जिसको हम चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, नॉट इकोनॉमी, अर्थशास्त्र उनकी बुक का नाम है, जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। यानी कि जो मौर्यन शासन है, जो मौर्यन एम्पायर था, उनके जो सामाजिक एक तरीके से प्रशासन था वो किस प्रकार से करते थे। तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द बुक फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बुक्स में हमको भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का एक तरीके से डिस्कशन मिलता है। अब ये इस समय यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये भारत में इस समय क्या होता था कि ट्रेडर्स आते थे काफी। अब ये ट्रेडर्स कहाँ पे, बेसिकली ये लोग करते थे शिप से। ठीक है, तो ये शिप में जो भी सामान आता था मर्चेंट्स का, तो उसका इंश्योरेंस होता था, क्योंकि वो कभी तूफान में या फिर कोई ऐसी स्थिति
टाइड्स में कुछ ऐसी स्थिति में वो सामान वहां पे खराब हो जाए, गिर जाए, या फिर लेट पहुंचने से भी कभी कभार सामान खराब हो जाता है, तो इन सब का इंश्योरेंस हमको इन दोनों बुक में देखने को मिला है। यानी कि बीमा क्षेत्र भी पुराने यानी कि इतिहास में हमारे था। दूसरा आता है, यहाँ पे पहली कंपनी आती है भारत में 1818 में, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में आती है 1818 में। अब ये जो कंपनी है ये चल नहीं पाई, सक्सेस नहीं हो पाई, ठीक है, हालांकि ये बाद में फेल हो जाती है 1834 में। अब ये एक ऐसी पहली कंपनी थी जिसने भारत में पहली बार इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज दी थी। भारत में इंश्योरेंस यानी कि बीमा से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो इसमें पहली बार दी गई थी। तो ये अभी भी यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये अभी भारतीयों को नहीं दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को दी गई थी, ठीक है। अब आता है पहला, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। ये एक पहली ऐसी सोसाइटी थी, पहली ऐसी कंपनी थी जिसने पहली बार भारतीयों को भी इंश्योरेंस की सेवा दी और जिसे स्थापित किया गया था 1870 में। तो यहाँ पे आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि ये जो स्टार्ट हुई थी 1818 में, इसमें भारतीयों को नहीं दिया गया था इंश्योरेंस का लाभ। जो बाद में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी है, इसने पहली बार भारतीयों को एक तरीके से इंश्योरेंस की सर्विस देना शुरू किया था, ठीक है। चलिए अब हम बैकग्राउंड देखेंगे कुछ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लीजिए, पहला आता है आपका, तो द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आता है 1912 में। ये क्या करता है, पहली बार भारत में जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है रेगुलेट करता है। जैसे आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है आरबीआई, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, और आपका इंश्योरेंस सेक्टर को करता है आईआरडीआई, जो कि आपने आगे पढ़ना है। तो रेगुलेटर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो कोई भी काम बिखर सकता है। तो यहाँ पे इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट आती है 1912 में, जो पहली बार भारत में एक ऐसा कार्य करती है जिससे भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को हम लोग रेगुलेट कर सकें। हालांकि जो बिजनेस चल रहा था उसको रेगुलेट आगे नहीं कर पाती है, लेकिन पहली बार ऐसा कदम उठाया जाता है। तो फिर आता है 1928 का समय। इस 1928 के समय में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट को इनेक्ट कराता है ताकि गवर्नमेंट कलेक्ट कर सके स्टैटिस्टिकल डाटा को, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी कि कोई कंपनी कितना कमा रही है, कितना कमा सकती है, कितना नुकसान में, भारत में जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन डाटा नहीं होगा तो उस सेक्टर को हम पर्टिकुलरली एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। अगर हमने पर्टिकुलरली उस सेक्टर को एग्जामिन नहीं किया तो हम पैसे भी कमा नहीं पाएंगे, हमारे भारत में इकोनॉमी अच्छी नहीं हो पाएगी, ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, कितने लोगों ने इंश्योरेंस छोड़ा, कितने लोगों को इंश्योरेंस मिला, कितने लोगों ने फ्रॉड किया, तो ये सारा का सारा होता है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे 1928 में पहली बार जो गवर्नमेंट थी उसने कंपनी से क्या लेना स्टार्ट करा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। फिर आता है आपका समय आता है 1938 का, जिसमें आता है हमारा इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने क्या बोला है कि जो पिछले पुराने जितने भी इंश्योरेंस के एक्ट है उन सबको मैं खत्म करता हूं और अब भारत में सिर्फ इंश्योरेंस एक्ट 1938 ही लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि यही सब यहाँ पे अब लागू होगा। तो यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं कि भारत में हम इफेक्टिव कंट्रोल लेके आएंगे, इफेक्टिव मेजर्स लेके आएंगे ताकि भारत के इंश्योरेंस के क्षेत्र को हम आगे बढ़ा सके, इकोनॉमी में आगे हेल्प करा सके। तो यहाँ पे जो एक्ट आता है दैट इज इंश्योरेंस एक्ट 1938, तो इसको आपने याद रखना है। फिर दूसरा 1938 का एक्ट हो गया। अब आता है यहाँ पे आपका 19 जनवरी 1956 का समय। तो एक ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, एक नियम पास होता है और उस नियम से नेशनलाइजेशन यानी कि सरकारी यानी कि एक तरीके से उसका क्या करेंगे ना, राष्ट्रीयकरण, सरकारी बना दिया किसको, एलआईसी के सेक्टर को। यानी कि भारत में जीवन बीमा निगम की स्थापना होती है, ठीक है। और यहीं से एलआईसी क्या आता है, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका, तो एलआईसी को किस चीज से मर्ज करके बनाया गया था, तो 154 इंडियन कंपनी, 16 नॉन इंडियन इंश्योरेंस और साथ ही साथ में 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज, पीएफ सोसाइटीज जिसको हम बोलते हैं ईपीएफ। पीएफ आपको पता है जो भी पर्टिकुलरली हमारे यहाँ काम करने वाले लोग होते हैं उनका पीएफ कटता है, ईपीएफ करता है, और जो व्यक्ति काम नहीं करते जैसे फूड बैंक उनका जीपीएफ होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है उसका ईपीएफ होता है। 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी इन सबको मिलाकर एलआईसी की स्थापना करी गई।
ठीक है। LIC की जो स्थापना थी वो क्या है, 19 जनवरी 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी, इतनी कंपनीज को मिलाकर। हालांकि इसने 1 सितंबर 1956 से काम करना स्टार्ट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है बात, ये तो बात हो गई यहाँ पे LIC की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस तो अभी हमने क्या कर दिया, एक तरीके से सेट कर दिया है, यहाँ पे हमने बिल्कुल उसको सेक्टर में ला दिया है। अब आता है 1972 का समय, जब एक और एक्ट लाया जाता है जिसमें हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। जनरल इंश्योरेंस का जो भी बिजनेस है अब वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, उसको हम सरकारी बना देंगे, जिसे हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन एक्ट। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड, यानी कि भारत में जो भी सामान्य बीमा है, जनरल इंश्योरेंस है, जैसे कि गाड़ी का, जैसे कि आपके हेल्थ का, जैसे कि आपके घर का, जैसे कि आपके दुकान का, ये सारा का सारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो ये सारा का सारा क्या होगा, सरकारी में चला गया, सरकारीकरण 1972 में। हालांकि 1973 में GIC की स्थापना होती है, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी भी वैकेंसीज आती है, आपको पता है। तो GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना तो 1971 में करने की सोच ली गई थी, कर दी गई थी, उसके बाद ये नियम आया। और 1973 में देख लीजिए, जनवरी 1 1973 में इस कंपनी ने काम करना स्टार्ट करा था। कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी ने काम कब करना स्टार्ट किया था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि LIC का जो नियम था कब आ गया था, 19 जनवरी 1956 में आ गया था, लेकिन स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में, इसने काम करना शुरू करा था। वैसे ही 1971 में ये कंपनी के तौर पर तो आ गई थी, लेकिन इसने काम करना स्टार्ट किया था जनवरी 1 1973 में। अब होता क्या है कि अब भारत सरकार इसलिए चिंतित है क्योंकि भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें हम पैसा कैसे लेके आए, पैसे का फ्लो कैसे बढ़ाएं। अब पैसे का फ्लो बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन से हमारे इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कैसे पैसा आएगा। जितना हम प्रतिशत बढ़ाएंगे पैसे आने का, उतना ही पैसा आएगा। जितना पैसा आएगा ये सेक्टर और ज्यादा फलेगा फूलेगा और इससे और नौकरियां जनरेट होंगी। तो यहाँ पे सरकार क्या बोलती है कि 2000 में, सन 2000 में जब IRDA की स्थापना होती है, सन 2000 में, यानी कि जो 2000 है, इसमें जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर था पहले सिर्फ सरकारी कंपनीज के लिए खुला था, यहाँ पे फॉरेन कंपनीज नहीं आती थी। अब इन्होंने बोथ प्राइवेट और सरकारी दोनों ही क्या करा, इन सबको एंट्री दे दी कि अब प्राइवेट कंपनीज भी आ सकती हैं, अब फॉरेन से भी कंपनीज आ सकती है, फॉरेन से पैसा भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये सब चीजें खोल दी गई, इससे इसका क्या हुआ, फ्लो बढ़ा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था ये 26% था, तो 2015 में इसे बढ़ाकर 2015 तक ये 26% था, यानी कि 100% में से 26% पैसा कहां से आएगा, FDI से आएगा, यानी कि भारत देश की कंपनी से आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आएगा। अब उसको 49% कर दिया गया। और अभी हाल ही में, अभी ये करंट अफेयर है, मई 19 2021 को ये जो FDI था ये बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 74% कर दिया गया। 49 से कितना हो चुका है, अब 74 हो चुका है। तो टिल 2015 ये था 26% में, फिर 2015 से 2021 तक ये था आपका 49% में, और अब 2021 के बाद ये आ चुका है 74% में। ये आपका इस बार क्वेश्चन में आने का काफी ज्यादा चांसेस बनता है, क्योंकि ये करंट अफेयर है गाइस। ठीक है, तो अब भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को आप देखेंगे यहाँ पे, तो भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है पब्लिक और प्राइवेट दोनों में बंटता है। जो भी हमारा सेक्टर होता है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में बांटा जाएगा। तो ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, ये हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आपको मात्र 2 कंपनियां मिलेगी, एक होगा आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा होगा आपका GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC की स्थापना आपको पता है 1956 में और GIC की स्थापना 1973 में। तो ये है आपका हमारा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस। प्राइवेट सेक्टर की हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे, तो अभी हमारे लिए जरूरी है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड आपको एक ही कंपनी देखने को मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और दूसरा जो इसकी सहायक होती है उसे हम बोलते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसको हम पोस्ट ऑफिस से खुला सकते हैं, और पर्टिकुलरली अगर आपको LIC की खुलानी है तो आपको LIC के ऑफिस जाना होगा। जनरल इंश्योरेंस में आपको NICL, ओरिएंटल, यूनाइटेड, तो ये काफी सारी कंपनीज है, इसमें कम लिखी हुई है, काफी सारी कंपनीज आपको और देखने को मिलेंगी। टोटल 6 कंपनीज हैं। साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भी वहां पे देखने को मिलता है, जो कि सरकार के द्वारा फंड किया जाता है स्टेट्स को, और उसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में इसका फर्क आपको पता होना चाहिए हमेशा।
लाइफ इंश्योरेंस क्या है, पर्टिकुलरली आपके जीवन से रिलेटेड हो। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, ये आपको एक कवरेज देता है, ये आपको एक सुरक्षा देता है कि कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जो हमने सोचा नहीं था वो हो जाए, जैसे कि डेथ और डिसेबिलिटी। यदि आपने पॉलिसी ली है तो, पॉलिसी नहीं ली है तो ये काम कहीं भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी नहीं ली और आप एलआईसी के पास जा रहे हो कि मैं तो जीवित था और मैं डिसेबल हो गया, फिर मृत्यु हो चुकी है इनकी, तो अब हमको पैसा चाहिए। आपके पास वो पॉलिसी होनी चाहिए कि मेरे को अगर कुछ हो जाता है, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे वहां से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई पॉलिसी ली है तो आप अपने जीवन यानी कि एलआईसी से रिलेटेड पॉलिसी ले सकते हो। अगर आपको अपने जीवन ऐसा लगता है कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकता है, तो आप चाहते हैं कि मेरी जो फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं, वो आगे जाकर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टर्म लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंश्योरेंस देखने को मिल जाएंगे। टर्म का होता है छोटा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 1-1 साल की है। 1-1 साल का पर्टिकुलर आपका पैसा कटता है और ये पैसा वापस नहीं होता है। होल लाइफ इंश्योरेंस पूरा 100 साल का होता है। ये अगर आपने ये कर लिया तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी, अगर नहीं होता है तो पर्टिकुलरली आपको जो पैसा होता है वो आपको मिल जाएगा, आपके परिवार को मिल जाता है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसे बोलते हैं यूएलआईपी। ये यूएलआईपी क्या होता है कि आपका पैसा इंश्योरेंस में भी लगता है और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में भी लगता है, तो यहाँ पे आपको दोगुना फायदा होता है। चाइल्ड प्लान, अब अपने बच्चे के लिए अगर चाइल्ड प्लान लेना चाहते हैं तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं। पेंशन प्लान, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन लेना चाहें, अगर आप अपना पैसा पर्टिकुलरली 40 साल के लिए, जैसे कि आपका 20 साल से लेकर 60 साल तक आपने पैसा जमा कराया, या फिर 40 साल से 60 साल तक पैसा जमा कराया, 20 साल 30 साल, तो उसके बाद वो पैसा आपको एक छोटी किस्त अमाउंट में आपको जीवन भर मिलता रहता है, उसे हम बोलते हैं पेंशन प्लान। जैसे कि आपने सुना होगा अटल पेंशन योजना, जो कि सरकार के द्वारा एक स्कीम है। जर्नल इंश्योरेंस, ये जर्नल इंश्योरेंस कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है सिवाय मृत्यु के, क्योंकि मृत्यु और डिसेबिलिटी वहां पे आ चुका है। मौत और डिसेबिलिटी को छोड़कर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर किसी गाड़ी ने चढ़ा दिया, या फिर गाड़ी को गाड़ी ने क्या कर दिया, टक्कर मार दी, या फिर मान लीजिए कोई पत्थर आगे ऊपर से गिर गया, तो ये सब चीजें क्या है, अनफॉर्चुनेट इवेंट है। आपके किसी सामान के साथ, वस्तु के साथ, घर के साथ चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो ये सारा का सारा आपका जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति मृत्यु और डिसेबिलिटी को छोड़कर अगर वो अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके लाइफ में होता है, जीवन में होता है, तो हम उसे जनरल इंश्योरेंस में लेते हैं। जैसा कि आपका आएगा मोटर इंश्योरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यही है। मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे आगे वीडियोस में आते रहेंगे। होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आपको पता है सारे के सारे पर्टिकुलरली जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। जैसे कि ट्रैवलिंग का क्या होता है कि आपको पता है कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ या फिर कार में जा रहा हूँ, तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जिससे मुझे खतरा हो, तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस उसे ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप IRCTC का क्या कराते हो, रेलवे टिकट बुक करवाते हो, तो वहां पे आपको पूछता है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। 1 रुपीज 0.2 पैसे का समथिंग पड़ता है। तो यदि अगर आप ऐसा ना करते हैं तो आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। यदि अगर आप यस करते हैं तो वहां पे अगर कोई भी आपकी ट्रेन लेट होती है, आपकी ट्रेन को कोई भी ऐसी अप्रिय घटना बोलते हैं जिससे वो हो जाती है, आपको खतरा हो जाता है, आपको कुछ नुकसान होता है, तो वहां पे उससे भरपाई हो जाती है। तो ये था गाइस हमारा जनरल इंश्योरेंस का। तो गाइस ये आपने देखा कि पर्टिकुलरली हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस है भारत में, वो किस प्रकार से आया था, किस प्रकार से हमारा सेक्टर जो है डिवाइडेड है, और क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस। हमारे अगले वीडियोस में मैं और भी ज्यादा इसे एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी कौन कौन सी कंपनीज है, वहां पे आपका LIC, GIC और भी ज्यादा कंपनीज आएंगी। तो गाइज बने रहे हमारे वीडियो में, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।